गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है और ठीक रात के 9 बज चुके हैं। तारीख आपको पता है, दिस इज 12 जून 2023। आज 12 जून 2023 है। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई आपसे वादा किया गया था कि 12 जून से रात को 9 बजे हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके का बैच। दिस इज एसएससी की स्टैटिक जीके। हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके के बारे में। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्टैटिक जीके वो जीके होती है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं, जो हमेशा स्टैटिक रहती है। आज पूछिए, कल पूछिए, परसों पूछिए, हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है। या आप इसको मिसलीनियस जीके भी कह देते हैं। भाई नॉर्मली तो आप जब एसएससी का एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आप जानते हैं कि जीएस के कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, है ना। इसके अलावा आप जनरल साइंस भी पढ़ रहे हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़ना है। उसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ये तो कोर सब्जेक्ट्स हो गए, ये तो वो ऑथेंटिक सब्जेक्ट्स हो गए जिनसे मिलकर जीएस बनती है या जनरल स्टडीज बनती है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और आप जानते हैं कि उसमें से एक मेजर पार्ट और एक मेजर रोल प्ले करती है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके आप कह सकते हैं कि वो जीके है जो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कारकों से मिलकर बनती है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर भी है, जिसमें कला और संस्कृति भी है। और अगर सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन की वेटेज की अगर हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर एक बड़ा रोल प्ले करता है स्टैटिक जीके में, जिसमें भारतीय कला और संस्कृति के बारे में या उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके सामने है ना स्टैटिक जीके क्लास नंबर 1, जिसमें हम बात करने वाले हैं डांस के बारे में या नृत्य के बारे में। तो अगर आप डांस की भी बात करें, अगर आप नृत्य की भी बात करें, तो आप जानते हैं कि नाट्य कला या जो नाट्य है, जो थिएटर है, उसी का एक पार्ट, उसी का एक भाग नृत्य भी है। वैसे तो थिएटर में, वैसे तो नाट्य में हम संगीत को भी शामिल करते हैं, हम नाटक को भी शामिल करते हैं, हम नृत्य को भी शामिल करते हैं। लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये भारतीय कला और संस्कृति का ही भाग है जिसको हम स्टैटिक जीके में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते तो आप इसे आर्ट एंड कल्चर ही कह रहे होते कि सर ये आर्ट एंड कल्चर की क्लास है। लेकिन यहां पर हम इसको आर्ट एंड कल्चर नहीं, हम इसको स्टैटिक जीके कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल आर्ट एंड कल्चर ही नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में स्टैटिक जीके में आपसे पूछी जाती हैं। अब चाहे वो डांस से संबंधित क्वेश्चन हो, या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों से संबंधित क्वेश्चन हो, भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम से संबंधित क्वेश्चन हो। इसके अलावा चाहे वो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, चाहे वो उनसे संबंधित क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं एसएससी में। ठीक है। नंबर ऑफ टॉपिक कितने करवाओगे मेरे भाई? देखो, मैंने आपको बताया ये बैच हम आज से शुरू कर रहे हैं 12 जून 2023 से। ठीक है, जो कि रात को 9 बजे से इसमें क्लास चला करेगी। इस क्लास की जो टाइमिंग है वो 9 से 10 है। ठीक है ना। लेकिन हम रोज इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन किया करेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन की यहां पर प्रैक्टिस किया करेंगे, समझकर, अच्छी तरीके से जानकर क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये बैच 1 महीने तक चलेगा और 1 महीने तक हम स्टैटिक जीके की यहां पर चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारी मुलाकात हमेशा मॉर्निंग में होती है, दोपहर को होती है, मैक्सिमम शाम को 4-5 बजे तक होती है। लेकिन जब से मैंने करियर विल, या आप कह सकते हैं जब से करियर विल की शुरुआत हुई है, तब से लेके आज तक, आज पहली बार ऐसा मौका है, ठीक है, कि मैं रात को 9 बजे आकर आपकी क्लास ले रहा हूं और अब रोज लिया करूंगा। जब करियर विल शुरू हुआ था 2019 की बात है, तब मैंने एक बिहार जीके का बैच पढ़ाया था। एक बिहार जीके का बैच मैंने बनाया था जिसमें हम बिहार का जीके पढ़ते थे, सिर्फ बिहार का। उसकी टाइमिंग रहती थी रात को 9 से 10। तो उसके अलावा रात को 9 से 10 मैंने कभी कोई बैच नहीं पढ़ाया। लेकिन अब मैं आप लोगों के एग्जाम में आपकी मदद करने के लिए ये बैच लेकर आया हूं स्टैटिक जीके का, जिसमें हम रात को 9 बजे इसकी क्लास शुरू करेंगे और जब तक 50 क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये क्लास ओवर नहीं होगी। टाइमिंग 10 बजे तक रहेगी। अब 10:15 हो जाए, 10:30 हो जाए, 11 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है। इसके बाद आप लोगों की तरह मुझे भी चैन की नींद सो जाना है, फिर सुबह उठ उठ के अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच जाना है, करियर विल पहुंच जाना है। हाँ सर, कैन यू टीच हरियाणा जी के? पहले मैं जब पानीपत पढ़ाया करता था तो वहां पे मैं हरियाणा जी के पढ़ाता था। 3 साल लगभग मैंने 3-3.5 साल हरियाणा जी के पढ़ाया है वहां पर। चलिए, तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी की जीएस का सेगमेंट हम लोगों ने 1 तारीख से शुरू किया था, 1 जून से शुरू किया था। और आप जानते हैं 1 जून से हमने आपके लिए कई बैच शुरू किए थे, जैसे एसएससी की हिस्ट्री, एसएससी की पॉलिटी, एसएससी की इकोनॉमिक्स, एसएससी की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो हम ऑलरेडी 1 तारीख से शुरू कर चुके हैं। लेकिन मुझे जहन में ये बात आई और काफी आप लोगों की तरफ से भी डिमांड आई कि सर बाकी सब सब्जेक्ट्स तो ठीक है, वो तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्टैटिक जीके का कुछ कीजिए। आप स्टैटिक जीके का बैच लेकर आइए, स्टैटिक जीके का बैच लाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर एसएससी की ज्योग्राफी नहीं है क्या? मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, विवेक सर बहुत जल्द ही आपके लिए एसएससी की ज्योग्राफी का बैच लेकर आने वाले हैं। बस वो थोड़ा सा इस समय व्यस्त चल रहे हैं, बिजी हैं, और थोड़ा सा अपने कंटेंट पर, या वो आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट पर अभी काम कर रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत जल्दी वापसी करेंगे और धमाकेदार वापसी होगी, जोरों शोरों से वापसी होगी विवेक सर की। कुछ दिन और इंतजार कीजिए, विवेक सर आपके सामने होंगे
और ज्योग्राफी की क्लास आपके सामने शुरू हो जाएगी। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, ये उन सारे के सारे बैचेस के लिए पूरी तरीके से कारगर बैच रहेगा। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुभारंभ करते हैं स्टैटिक जीके के इस बैच का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज डांस, वो है नृत्य। और आप जानते हैं कि अगर हम बात करें नृत्य की, अगर हम बात करें डांस की, तो डांस से संबंधित लगभग हर सेट में, लगभग हर एग्जाम में आपको एक ना एक सवाल जरूर मिल जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो किसी डांस का नाम देकर आपसे उससे संबंधित राज्य या जनजाति का नाम पूछ लेंगे, या ओकेजन का नाम पूछ लेंगे कि वो किस ओकेजन पर परफॉर्म किया जाता है या ओकेजन पर किया जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या राज्य का नाम देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस राज्य का महत्वपूर्ण नृत्य या महत्वपूर्ण डांस कौन सा है। तो सारे के सारे टॉपिक्स जो स्टैटिक जीके में आजकल पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम्स में, वो हम सारे के सारे कवर करेंगे यहां पर। चलिए तो दोस्तों, हम सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानते हैं डांस के बारे में, नृत्य के बारे में। थोड़ी सी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा डांस के बारे में, और फिर उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करना शुरू करेंगे और उनसे संबंधित तथ्यों को डिस्कस करना शुरू करेंगे जो एग्जाम में आजकल ट्रेंड है पूछे जाने का। दोस्तों, अगर हम डांस की बात करें, अगर हम नृत्य की बात करें, तो ऐसा कहा जाता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि को सब जानते हैं, भरत मुनि के ही द्वारा रचना की गई है नाट्य शास्त्र की। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार और ऐसा माना जाता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ऐसा उल्लेखित मिलता है, या ऐसा उल्लेख हमें मिलता है कि जब देवी देवताओं ने मिलकर जाकर ब्रह्मा जी से एंटरटेनमेंट के लिए कोई साधन उपलब्ध कराने की बात कही और ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें मनोविनोद के लिए या मनोरंजन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए भी कोई साधन उपलब्ध करवाइए, तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमारे 4 वेदों यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों के चारों वेदों के कुछ कुछ पहलुओं को मिलाकर एक और 5वें वेद की रचना की, और वो जो 5वां वेद था और वो जो 5th वेद था उसी को क्या कहा जाता था, नाट्य वेद। ऐसा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। नाट्य का मतलब होता है थिएटर, और अगर हम नाट्य की बात करें तो नाट्य 3 विद्याओं से या 3 विधाओं से मिलकर बनता है, और नाट्य में ही सम्मिलित होते हैं नृत्य भी, गायन भी और नाटक भी। इन तीनों को मिलाकर ही क्या बनता है, थिएटर बनता है या नाट्य बनता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम बात करें नृत्य की या डांस की, तो इसका जो सबसे पहला उल्लेख हमें मिला है, सबसे पहला जो इसका औपचारिक उल्लेख मिला है, वो भरत मुनि के ही नाट्य शास्त्र में मिला है, और नाट्य शास्त्र से ही हमें नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। और भरत मुनि ने कहा है कि जो नृत्य है वो एक पूर्ण कला है, वो एक पूरी की पूरी आर्ट है, वो एक कंप्लीट आर्ट है, ऐसा कहा गया है भरत मुनि के द्वारा। और आप जानते हैं कि अगर हम डांसेस की बात करें, तो डांसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। हम भारतीय नृत्यों को या इंडियन डांसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाते हैं क्लासिकल डांसेस और एक कहलाते हैं फोक डांसेस। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में, उसके बाद हम बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं इंडियन डांस के बारे में। इंडियन डांस या भारतीय नृत्य, इंडियन डांस या भारतीय नृत्य। और अगर इंडियन डांस या भारतीय नृत्य की बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि हम भारतीय नृत्य को मुख्य रूप से 2 भागों में या 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक कहलाते हैं क्लासिकल डांसेस, एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य, इसको आप हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय नृत्य, और एक कहलाते हैं फोक डांसेस, एक कहलाते हैं लोक नृत्य। और अगर हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भी बात करें, तो ध्यान रखेंगे क्लासिकल डांसेस या शास्त्रीय नृत्य के भी 2 स्वरूप होते हैं, और वो 2 स्वरूप क्या क्या कहलाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। एक कहलाता है लास्य, एक को लास्य कहा जाता है, और एक कहलाता है तांडव, और एक को तांडव कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं या वो डांसेस होते हैं जिनकी पौराणिक मान्यताएं होती हैं, जो हमें प्राचीन काल से ही जिनका उल्लेख हमें मिलते आया है, और पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस से, भाव भंगिमाओं से या रस का इस्तेमाल करके इनको परफॉर्म किया जाता है, इन्हें किया जाता है। और अगर आप क्लासिकल डांसेस की बात करें, तो क्लासिकल डांसेस की भी 2 श्रेणियां होती हैं, एक कहलाता है लास्य और एक कहलाता है तांडव। अब लास्य और तांडव क्या है, तो ध्यान रखेंगे जो शास्त्रीय नृत्य की लास्य स्वरूप है या लास्य है, इसमें भाव, रस और अभिनय की प्रधानता होती है। शास्त्रीय नृत्यों में जो लास्य श्रेणी होती है, उसमें भाव, रस और अभिनय को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और यह महत्वपूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं।
ये जो शैली होती है ये अधिकतर या मेनली महिलाओं के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। और अगर हम तांडव की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तांडव जो स्वरूप है वो मुख्य रूप से नर अभिमुक्ताओं का स्वरूप है, जिसमें लय और गति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसमें लय एवं गति की प्रधानता होती है। और ये मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर हम फोक डांसेस की बात करें तो आप जानते हैं कि फोक डांसेस उन डांसेस को कहा जाता है जो पर्टिकुलर राज्य, पर्टिकुलर क्षेत्रों में, पर्टिकुलर जाति जनजातियों या समुदाय के द्वारा पर्टिकुलर ओकेजन्स पर किए जाते हैं, किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से किए जाते हैं और अपनी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए किए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है फोक डांसेस, वो कहलाते हैं लोक नृत्य। यदि हम लोक नृत्यों की बात करें तो हमारे देश में लोक नृत्यों की तो भरमार है और ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले जो डांसेस होते हैं वो फोक डांसेस ही होते हैं, वो लोक नृत्य ही होते हैं, जिनको स्टेट वाइज आपसे पूछ लिया जाता है या कम्युनिटी वाइज आपसे पूछ लिया जाता है या जनजातियों के अनुसार आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर हम क्लासिकल डांसेस की बात करें, अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमारे संगीत, अगर हम बात करें संगीत नाटक अकादमी की, तो संगीत नाटक अकादमी के ही तहत या के द्वारा 8 क्लासिकल डांसेस को रिकॉग्नाइज किया गया है और कहा गया है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कुल 8 है। देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस विच आर और विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। तो संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा कुल अगर हम शास्त्रीय नृत्यों या क्लासिकल डांसेस की बात करें तो लगभग क्लासिकल डांसेस में हम बात करते हैं 8 डांसेस के बारे में या 8 नृत्यों के बारे में। और वो 8 नृत्य कौन कौन से हैं तो सबसे पहले समझेंगे 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य, 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। और जिसमें सबसे पहला याद रखेंगे भरत नाट्यम। भरतनाट्यम डांस का नाम आप सबने सुना होगा और भरतनाट्यम डांस की अगर हम बात करें, इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु स्टेट। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करता है एंड दिस इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। और भरतनाट्यम को ही भारतीय या भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। और ध्यान रखेंगे इसका नाम भरतनाट्यम भरत मुनि के ही नाम पर पड़ा है, क्योंकि भरत और नाट्यम ही मिलकर भरतनाट्यम कहलाते हैं। और ध्यान रखेंगे ऐसा कहा जाता है कि भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति हुई, जो इवोल्यूशन हुआ, वो तमिलनाडु में या मद्रास में मंदिरों से हुआ। भरतनाट्यम जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों से मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिरों में ही नृतकों के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। इसीलिए ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे बताइए भरतनाट्यम डांस का दूसरा नाम या प्राचीन नाम क्या है। इसी को भरतनाट्यम को ही देशी अट्टम भी कहा जाता है। भरतनाट्यम को ही देशी या दशी अट्टम भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्लासिकल डांस आप जानते होंगे, कुचिपुड़ी। अगला क्लासिकल डांस कहलाता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का ही दूसरा नाम या एंशिएंट नेम होता है कुसेलवा। कुचिपुड़ी को ही कुसेलवा भी कहा जाता है या कुसेलवा भी कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे कुचिपुड़ी डांस कहां से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है कुचिपुड़ी डांस। और यदि हम कुचिपुड़ी की बात करें तो ध्यान रखेंगे आंध्र क्षेत्र का ही एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था कुसेलवापुरी। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुसेलवापुरी नामक ग्राम से हुई थी, इसीलिए इसे कुसेलवा नृत्य भी कहा जाता था। लेकिन 17वीं सेंचुरी में सिद्धेंद्र योगी के द्वारा इसका पुनरुत्थान किया गया, इस परंपरा को औपचारिक बनाया गया
और आगे चलकर यही कुचिपुड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि प्रचलित डांस है आंध्र प्रदेश का, और एक भारत का ये शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस कहलाता है। इसके बाद आता है दोस्तों कथक कली। इसके बाद अगला डांस होता है कथकली। और आप सब जानते होंगे कथकली बिलोंग करता है केरला स्टेट से या केरल से, जिसे मुख्य रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के मेकअप करके और चेहरों के ही द्वारा या फेशियल एक्सप्रेशंस के ही द्वारा क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कथक कली की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में केरल के मंदिरों में सामंतों के संरक्षण में ही रामायण और महाभारत की कथाएं हुआ करती थी, और केरल के मंदिरों में ही रामनट्टम रामनट्टम और कृष्णाट्टम नामक दो डांसेस हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में केरल में मंदिरों में सामंतों के ही संरक्षण में दो प्रकार के डांसेस हुआ करते थे। एक रामनट्टम कहलाया करता था, जिसमें रामायण की कहानी को डांस के माध्यम से क्या किया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था, और महाभारत को कृष्णाट्टम नामक डांस से ही परफॉर्म करके प्रदर्शित किया जाता था या प्रेजेंट किया जाता था। और ध्यान रखेंगे आगे चलकर यही लोक नाट्य परंपराएं क्या कहलाई, कथकली कहलाई, जो कि केरल का एक क्लासिकल डांस माना जाता है। भरतनाट्यम का एंशिएंट नेम मैंने देशी अट्टम या दशी अट्टम लिखा है। इसके बाद अगला क्लासिकल डांस जो कहलाता है मोहिनी अट्टम, जो कि मोहिनी अट्टम कहलाता है। और ध्यान रखेंगे मोहिनी अट्टम भी केरला का ही डांस है। यह भी केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो बना है मोहिनी और अट्टम शब्द से। मोहिनी का मतलब है एक सुंदर स्त्री से, और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। और आप जानते होंगे मोहिनी अट्टम का जो संबंध है, मोहिनी अट्टम नृत्य का जो संबंध है वो भगवान विष्णु के स्त्री रूप से है। और इसके पीछे पौराणिक मान्यता यह है, आपने सुना भी होगा, जब एक बार भस्मासुर ने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि वो जिस भी व्यक्ति के सर पर हाथ रखेगा वो वहीं पर भस्म हो जाएगा। तो आप जानते होंगे कि वो भोलेनाथ को ही भस्म करने चला था, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरकर, एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर भस्मासुर के ही सामने इस नृत्य को प्रस्तुत किया, डांस किया। और जब वो मोहिनी बनकर उसके सामने नृत्य करने लगे तो जैसे जैसे वो नृत्य कर रहे थे स्त्री रूप में, बिल्कुल वैसे वैसे ही उन्हें देखकर इमिटेट करने लगा भस्मासुर। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने नृत्य करते हुए अपना हाथ अपने सर पर रखा, तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने ही सर पर रख दिया, और उसे तो वरदान ही यही प्राप्त था कि वो जिस भी व्यक्ति के सर पर हाथ रखेगा वो वहीं पर भस्म हो जाएगा। बस वो वहीं पर क्या हो गया, भस्म हो गया। तो उसी से संबंध है मोहिनी अट्टम नृत्य का, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, जिसका संबंध है भगवान विष्णु से। उसके बाद नंबर 5 अगला होता है ओडिसी नृत्य। अगला होता है ओडिसी नृत्य या ओडिसी डांस। तो आप सब जानते हैं ओडिशा राज्य का ही नृत्य होता है ओडिसी। यह भी एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, यह भी एक क्लासिकल डांस माना जाता है। और ध्यान रखेंगे इसका प्राचीन नाम या एंशिएंट नेम औंद्रा नाट्यम हुआ करता था। इसी को प्राचीन काल में औंद्रा नाट्यम कहा जाता था, जिसका संबंध ओडिशा से है। इसी को औंद्रा नाट्यम या औंद्रा नृत्य कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे जिस रूलर के द्वारा ओडिसी नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया, उस रूलर का नाम था खारवेल।
आपने इतिहास में मुझसे डेफिनेटली पढ़ा होगा खारवेल के बारे में। और खारवेल चेदी डायनेस्टी या चेदी वंश का सबसे महान राजा हुआ करता था। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था चेदी वंश का सबसे महान राजा हुआ खारवेल, और खारवेल के ही द्वारा एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन। सर फेमस डांसर्स के भी नाम बता दूं? मैं बिल्कुल बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया है कि डांस होता क्या है, डांस को कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया आपको। हाँ जी, तो कहने का मतलब है चेदी वंश का महानतम राजा हुआ करता था खारवेल, जिसने एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था, जहां से हमें कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसी राजा के द्वारा इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। यही आगे चलकर ओडिसी के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद अगला क्लासिकल डांस लिखेंगे मणिपुरी डांस। अगला क्लासिकल डांस है मणिपुरी, जिसका संबंध मणिपुर से है, जिसका संबंध मणिपुर राज्य से है। और ध्यान रखेंगे 15th सेंचुरी में जब वैष्णविज्म का प्रचार हुआ या वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ या वैष्णववाद का प्रचार हुआ, तो पॉपुलैरिटी मिली मणिपुरी डांस को, जो कि मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। सर आप याद करने की ट्रिक नहीं बताते? अच्छा जी, ये बात है, सही बात है भाई, ट्रिक और जुगाड़ से ही तो दुनिया चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिक तो हर इंसान की अपनी होनी चाहिए, तभी तो उसको याद रहेगी। अब अगर कोई ट्रिक मैंने अपने मन में सोच ली है, उसे आप कैसे याद रख पाएंगे, ये बताइए। कभी सोचा आपने? जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो उसके लिए हम खुद ट्रिक्स बनाते हैं। अगर आप बनी बनाई ट्रिक्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कैसे याद हो जाएगा आपको? सोचने वाली बात है। अगला होता है कथक, और आप जानते हैं उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कहलाता है कथक, जिसका संबंध नॉर्थ इंडिया से है, या मेनली आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से है। यदि हम कथक नृत्य की उत्पत्ति के बारे में बात करें या शुरुआत के बारे में बात करें, तो ध्यान रखेंगे ब्रजभूमि पर जो रास लीला होती है, उस रास लीला से ही उद्भव हुआ था या उत्पत्ति हुई थी कथक नृत्य की भी। लेकिन आगे चलकर मुगलों के संरक्षण में ये जो नृत्य था, ये दरबार का नृत्य बन गया, और इसे दरबार में परफॉर्म किया जाने लगा। पहले मुगलों से इस नृत्य को संरक्षण मिला, और फिर बाद में अवध के नवाबों से, या अवध के जो लखनऊ के नवाब थे, उन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया। और आप जानते होंगे, अगर हम कथक नृत्यों की बात करें तो कथक नृत्य के फेमस स्कूल्स, या जिन्हें क्या कहते हैं प्रसिद्ध घराने, तो कथक नृत्य के कुछ प्रसिद्ध स्कूल्स या कुछ प्रसिद्ध घराने हैं जो कि पूरे के पूरे भारत में प्रचलित हैं, जैसे कि लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और रायगढ़ घराना। ये कुछ घराने प्रसिद्ध हैं जो कथक नृत्य के हैं। और 8th क्लासिकल डांस सत्रिय, और 8वां शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस जो कहलाता है सत्रिय, विच इज अ फेमस क्लासिकल डांस ऑफ असम, जो कि असम या असोम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह कहलाता है सत्रिय। संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन। और ध्यान रखेंगे, असम का जो सत्रिय नृत्य है, यह भी भक्ति आंदोलन के दौरान ही प्रसिद्ध हुआ। ये 8 वो क्लासिकल डांसेस हैं, वो शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको संगीत नाटक अकेडमी के तहत क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। जब भक्ति आंदोलन हुआ तो भक्ति आंदोलन के ही एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, जो कि वैष्णव संत थे, और ध्यान रखेंगे जिनका नाम था शंकरदेव। उन्हीं शंकरदेव के ही द्वारा प्रचलित किया गया सत्रिय नृत्य को, जो कि असम का एक क्लासिकल डांस है। तो हमने बात की कुछ क्लासिकल डांसेस की। अब हम बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस या किस प्रकार के सवाल हैं
जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं हैं। तो चलिए यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को उठाते हैं और क्वेश्चंस की यहां पर डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। शुरू करें? तैयार हैं आप सारे के सारे लोग? वैसे भी आप जानते हैं स्टैटिक जीके जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप करेंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा और उतने ही एग्जाम्स में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक आदमी लिख रहा है, आप भेदभाव से क्यों पढ़ा रहे हो जो मेरे कमेंट का उत्तर नहीं कर रहे? मेरे भाई पहली क्लास है यार, अगर पहली क्लास में ही मैं बातचीत करने में रह जाऊंगा, है ना, तो आप खुद सोचिए, हो सकता है आपने बैच लिया भी ना हो और आप बैच लो भी ना, लेकिन आप फालतू में कमेंट पेल कर चले जाओगे यहां पर, है ना, कि बताइए आपने तो मेरे रिप्लाई, कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करा। और मेरे भाई मैं इतनी मेहनत से तैयारी करके आया हूँ, रात को 9:35 लगभग हो चुके हैं और मैं आपको इतने प्यार से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको सोचिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करना चाहता, अरे मैं बिल्कुल चाहता हूँ, मेरा बस चले तो आप और मैं मिलकर गप्पे मारें, है ना, लेकिन समय की नजाकत है, एग्जाम पास में आ रहा है भाई, और अगर एग्जाम पास में आ रहा है तो आप जानते हैं ना, हल्के में नहीं ले सकते हैं फिर हम, इस बात को ध्यान में रखिए। तो चैन से सोना है तो जाग जाइए, मजे मत लीजिए वरना किस्मत आपके साथ मजे ले जाएगी। सर ये बैच कितने दिन तक चलेगा? मेरे भाई जब तक सीजीएल का एग्जाम शुरू नहीं हो जाते तब तक चलेगा। कहने का मतलब आज 12 जून है, ये बैच कम से कम 12 जुलाई तक चलेगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है 12 जुलाई तक मैं सब कुछ लपेट दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। अगर फिर भी कुछ बच गया, वैसे तो नहीं बचेगा, अगर फिर भी कुछ मिसलीनियस चीजें बच गई, टेंशन नहीं है, एग्जाम आने तक अपना पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है, क्या दिक्कत है ना। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं, कुछ सवाल यहां पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देवियों और सज्जनों, आप जानते हैं 9 से 10 बजे का टाइम प्राइम टाइम होता है, 9 से 10 बजे का ही टाइम, है ना, वो टाइम होता है जिस पर हर कोई आना चाहता है, इवन केबीसी भी उसी प्राइम टाइम पर आते हैं, लेकिन हम आपको केबीसी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे। यहां पर बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन और आंसर्स का सेशन चलेगा और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हम खेलेंगे देवियों सज्जनों। तो शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल आप लोगों के सामने। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस या फोक डांस फॉर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आपको जल्दी से यहां पर उत्तर करना है। जो सबसे पहले उत्तर देगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, उसी को हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। पहला दिया है गरबा, तो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि गरबा तो गुजराती ही करते हैं भाई, तो गरबा का संबंध तो किससे है? गुजरात से है। अगला है डांडिया, तो डांडिया भी परफॉर्म किया जाता है गुजरातियों के द्वारा, गुजरात में डांडिया भी होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है विदेशिया और चौथा ऑप्शन या ऑप्शन डी दिया हुआ है विंचुड़ो। चलिए जी, तो हम सब जानते हैं इनमें से वो कौन सा नृत्य है जिसका संबंध गुजरात से नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी यानी कि विदेशिया। और अगर गुजरात से विदेशिया का संबंध नहीं है तो मुझे कौन बताएगा फिर विदेशिया का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखेंगे, विदेशिया इज अ फेमस फोक डांस ऑफ बिहार स्टेट। विदेशिया का संबंध बिहार राज्य से है। नेक्स्ट, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फोक डांस तरंग मेल एसोसिएटेड? तरंग मेल लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु या ऑप्शन डी है केरला। आपको बताना है तरंग मेल का संबंध या तरंग मेल डांस का संबंध किस राज्य से है, आपसे ये पूछा गया है। बहुत सारे लोगों की यहां पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तरंग मेल लोक नृत्य इज अ फेमस फोक डांस ऑफ गोवा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तरंग मेल डांस गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फोक डांस है, जिसको स्पेशली गोवा में होली और दशहरा के अवसर पर परफॉर्म किया जाता है। गोवा में होली और दशहरे के अवसर पर ही परफॉर्म किया जाता है तरंग मेल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा है? ऑप्शन है पमारिया, ऑप्शन बी है धमन, ऑप्शन सी है बुया या ऑप्शन डी है गरबा। गरबा तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, एक ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएगा, क्योंकि आपने अभी अभी हमने बात की कि भाई गरबा तो कहां पे परफॉर्म होता है, गरबा तो गुजरात का प्रसिद्ध डांस है, तो गरबा तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए में है पवारिया, ऑप्शन बी में है धमन, ऑप्शन सी में है बुया। तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होना चाहिए? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ही एक लोक नृत्य है जिसे कहा जाता है बुया। और ध्यान रखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति के द्वारा किया जाता है जिसे दिगरू मिश्मी जनजाति कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की दिगरू मिश्मी जनजाति के द्वारा ही बुया डांस परफॉर्म किया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का ही लोक नृत्य है। अगला सवाल देखेंगे,
द कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस इज अकम्पनीड विद विच टाइप ऑफ म्यूजिक? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ होता है? कहने का मतलब अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको संगीत के बारे में भी पता होना चाहिए और आपको नृत्य के बारे में तो पता होना ही चाहिए। और आप जानते होंगे अगर हम इंडियन म्यूजिक की बात करें, भारतीय संगीत की बात करें, तो आप जानते होंगे कि भारतीय संगीत भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक कहलाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो कि उत्तर भारत का संगीत है, और एक कहलाता है कर्नाटिक संगीत या कर्नाटिक म्यूजिक जो कि दक्षिण भारत का संगीत है। और आप जानते हैं कजरी, चैती, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत, इसमें से साउथ इंडिया का म्यूजिक कौन सा है? कर्नाटक म्यूजिक। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है, उसे परफॉर्म करने के लिए कर्नाटक म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल किया जाता है। और आप जानते होंगे कर्नाटक संगीत मेनली किस भाषा में होता है? तेलुगु लैंग्वेज में। यह मुख्य रूप से तेलुगु भाषा में होता है कर्नाटक संगीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक म्यूजिक। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स यूजेस वेरियस कलर्स ऑन फेस टू सिंबलाइज द कैरेक्टर्स? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चरित्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? जल्दी से बता दीजिए, ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर आपने क्लासिकल डांसेस देखे हैं तो उसमें से एक ही डांस ऐसा है जिसमें विभिन्न प्रकार के चेहरे बनाकर उसे परफॉर्म किया जाता है। ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम। तो वो कौन सा नृत्य है जिसमें चेहरे को विभिन्न रंगों से रंग कर परफॉर्म करने की प्रथा है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, कथकली। अब एक और चीज, अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमें याद कैसे रहेगा कौन सा डांस कौन से राज्य से संबंधित था? तो आपको एक काम करना है ना? आपको क्या काम करना है? जब मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा और फिर इन सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं आपको एक पीडीएफ बनाकर दे दूंगा, तो आपको सारे के सारे राज्यों के नाम लिखने हैं एक तरफ, और जो जो डांस जिस जिस राज्य में आता जाएगा उसको उस राज्य में ऐड करते रहिए। क्योंकि एक ही राज्य के इतने सारे डांसेस हैं कि अगर मैं आपको एक राज्य के 20 डांस भी लिख कर दे दूंगा ना, तब भी आपसे एग्जाम में कोई ऐसा डांस पूछ लिया जाएगा जो उन 20 नामों में से भी नहीं होगा। आप परेशान हो जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि वो इतने सारे डांसेस जो हमने पढ़े, जो हमने याद करे, वो व्यर्थ हो गए। इसीलिए जब इसका पीडीएफ आपको मिलेगा तो उनको स्टेट वाइज आपको क्रम में लगाना है। सारे के सारे आप नोट कर लीजिएगा, याद हो जाएंगे। तो कथकली डांस जो कि केरल का क्लासिकल डांस है, वही महत्वपूर्ण माना जाता है और फेमस है चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो मेकअप है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना ज्यादा जटिल होता है कि जो कथकली परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, लगभग 4 से 5 घंटे उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कॉस्ट्यूम्स और सिर्फ मेकअप में लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो परफॉर्म करते हैं कथकली डांस। राइट आंसर इज कथकली। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज मेंशन्ड इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ व्यवहारमाला? व्यवहारमाला के प्राचीन पाठ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख किया गया है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछा गया है कि व्यवहारमाला कि प्राचीन पाठ में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मोहिनीअट्टम। अगर हम व्यवहारमाला की बात करें, इसकी रचना 18th सेंचुरी में हुई थी, लगभग 1709 ईस्वी में। व्यवहारमाला टेक्स्ट की जो रचना की गई, ध्यान रखेंगे, वो 1709 ईस्वी में मझमगलम नारायणन के द्वारा की गई थी। और इसी व्यवहारमाला अपनी कृति में उसने भगवान विष्णु के ही स्त्री संबंधित स्वरूप से संबंधित नृत्य का जिक्र किया था, और वो कौन सा होता है? मोहिनीअट्टम होता है। अगला सवाल, जागोई एंड चोलोम आर द टू मेन डिविजन्स इन विच क्लासिकल डांस? जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है। जागोई एंड चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मेन डिविजन्स बताए गए हैं? ऑप्शन है भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी या मोहिनीअट्टम। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज मणिपुरी। याद कीजिए, अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक बात बताई थी, और वो बात क्या थी? लीजिए, सबसे पहली स्लाइड में अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्लासिकल डांसेस को, हम शास्त्रीय नृत्यों को दो शैलियों में या दो टाइप्स में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, एक लास्य और एक तांडव। तो जिस तरीके से शास्त्रीय नृत्यों के
दो स्वरूप होते हैं, एक लास्य और एक तांडव। बिल्कुल उसी तरीके से जागोई और चोलोम भी मणिपुरी डांस के दो स्वरूप होते हैं, तो इसका संबंध मणिपुरी से है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फोक डांस ऑफ ओडिशा? निम्न में से कौन सा ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शंस दिए हैं बिरहा, कालबेलिया, घूमर और ऑप्शन डी है रंगबती। और ऑप्शन डी है रंगबती। इनमें से कौन सा डांस है जिसका संबंध ओडिशा से है? ये सवाल पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है बिरहा। तो भाई आप जानते होंगे बिरहा फेमस है कहां का? बिहार का डांस। बिरहा का संबंध बिहार से है। कालबेलिया और घूमर, ये दोनों के दोनों नृत्यों का संबंध किससे है? राजस्थान से। घूमर तो आप जानते होंगे राजस्थान का डांस है, महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है घूमर। लेकिन अगर हम कालबेलिया की बात करें तो जो राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है, जो डेजर्ट पार्ट है, वहीं पर स्नेक चार्मर्स के द्वारा या जो सपेरे होते हैं उन्हीं के द्वारा कालबेलिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड है। यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज में रिकॉग्नाइज किया है किसको? कालबेलिया नृत्य को। तो कालबेलिया और घूमर का संबंध राजस्थान से है। अब ना तो बिरहा का संबंध है ओडिशा से, ना ही कालबेलिया और घूमर का, तो स्वाभाविक सी बात है राइट आंसर इज रंगबती। रंगबती वो डांस है, वो लोक नृत्य है जिसका संबंध केवल ओडिशा से ही नहीं, ये डांस केवल ओडिशा में नहीं, साथ में ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी प्रसिद्ध है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला सवाल, नूपा डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कर्नाटका, झारखंड, मणिपुर और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? नूपा डांस का संबंध किससे है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए हैं कर्नाटक, झारखंड, मणिपुर और तमिलनाडु। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज मणिपुर। अगला सवाल, एक हार्य इज द सोलो आर्टिस्ट इन विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? एक हार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शंस है कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। तो ध्यान रखेंगे एक हार्य का संबंध भरतनाट्यम से है, जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा है? सबसे पहला दिया है रॉफ। तो रॉफ डांस तो आपने सुना होगा, रॉफ का संबंध किस राज्य से होता है? अगर हम रॉफ की बात करें तो रॉफ तो कश्मीर का नृत्य है। फगुआ की अगर हम बात करें तो यह झारखंड का नृत्य है। इसके अलावा अगर हम कोली नृत्य की बात करें, तो दैट इज रिलेटेड टू गोवा, इसका संबंध गोवा से है। बट हिमाचल का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है धमन। अगला सवाल, बोरगीत अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया? बोरगीत एक संगीत रचना है जिसका उपयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन है मणिपुरी, कथक, सतरिया या भरतनाट्यम। अब सबसे पहली चीज तो हम समझेंगे भाई, मणिपुरी, कथक, सतरिया और भरतनाट्यम चारों के चारों ही क्या है? क्लासिकल डांसेस हैं। लेकिन बोरगीत का इस्तेमाल सतरिया परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि असम का डांस है। अगला सवाल, द वुमेन ऑफ विच ट्राइब परफॉर्म द ट्रेडिशनल फोक डांस कॉल्ड चक्री? किस जनजाति की महिलाएं चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य करती हैं? क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन 1 है कौल, ऑप्शन बी है कंजर, ऑप्शन सी है गोंड या ऑप्शन डी है भारिया। तो यहां पर पूछा गया है कि चक्री नृत्य किस जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज
कंजर ट्राइब, कंजर जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगर हम कंजर जनजाति की बात करें तो कंजर जाति की जो महिलाएं हुआ करती हैं वो विवाहों पर या त्योहारों के उपलक्ष्य में इस नृत्य को परफॉर्म करती हैं, जिसको चक्री कहा जाता है। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम कंजर जनजाति की बात करें तो ये मुख्य रूप से राजस्थान के कोटा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला सवाल, द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? अभी अभी हमने पढ़ा कुचिपुड़ी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मिजोरम? निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं मुंडारी, चोलम, जंग तालम और चेराव। पूछा गया है इनमें से कौन सा डांस है जिसका संबंध मिजोरम से नहीं है? अब सबसे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे मुंडारी। अब अगर हम मुंडारी डांस की बात करें तो ये तो ट्राइबल डांस है जो कि ओडिशा और झारखंड में परफॉर्म किया जाता है। इसका मतलब सही उत्तर है ऑप्शन ए, दैट इज मुंडारी। चोलम, जंग तालम और चेराव तीनों के तीनों मिजोरम से हैं। द फोक डांस होजागिरी ओरिजिनेटेड एंड इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ इंडिया? लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन दिए हैं दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर या पश्चिम। अगर हमें स्टेट का नाम याद है तो डेफिनेट सी बात है हम तुरंत बता देंगे कि इसका संबंध कहां से है। इसका संबंध त्रिपुरा राज्य से है और आप जानते हैं कि त्रिपुरा भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व में। अगला सवाल, मोहिनी अट्टम इज एसोसिएटेड विद विच हिंदू गॉड? मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? अभी अभी हमने पढ़ा था भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने ही जब मोहिनी रूप धारण किया तो उसी से संबंध है मोहिनी अट्टम का। अगला सवाल है, घूमर डांस फॉर्म वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स टू वर्शिप गॉडेस सरस्वती? देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा घूमर नृत्य शैली विकसित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 है ये। ऑप्शंस दिए हैं गुर्जर, सहरिया, गोंड या भील। तो ध्यान रखेंगे सेंसस 2011 के अनुसार, जब 2011 में जनगणना हुई है, सेंसस हुआ है, तो उसके तहत भारत की सबसे बड़ी ट्राइब, भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है या मानी जाती है भील ट्राइब या भील जनजाति। तो यह नृत्य भील जनजाति के ही द्वारा क्या किया गया है? इसे डेवलप किया गया है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन परकशन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ मोहिनी अट्टम डांस? मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख ताल वाद्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे सबसे पहला ही ऑप्शन दिया है सितार, तो सितार तो हो ही नहीं सकता क्योंकि परकशन पूछा है। परकशन का मतलब ताल वाद्य यंत्र, और जो सितार है वो तो तार छेड़कर बजाया जाता है। इसका मतलब वो तो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो वो तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। तो सितार नहीं होगा। अगला है एडक्का, तीसरा है धुमसा और चौथा है नगाड़ा। तो ध्यान रखेंगे मोहिनी अट्टम के साथ बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र या परकशन इंस्ट्रूमेंट कहलाता है एडक्का, जो कि एक प्रकार का क्या होता है? ड्रम। इसका इस्तेमाल होता है मोहिनी अट्टम में। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इज रेफर्ड टू एज द डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है, जिसे स्टोरी टेलर्स का डांस कहा जाता है? दैट इज कथक। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है कथक। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान ही इसे डेवलप किया गया था। उत्तर भारत में कथक परफॉर्म जब होता है तो कथक को परफॉर्म करते हुए कहानियों को ही क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, विच फोक डांस रिप्रेजेंट्स अ मोक फाइट बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर? कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन है भांगड़ा। भांगड़ा तो नहीं कर सकता भाई किसी भी तरीके से। दूसरा है रासलीला, तीसरा है कालबेलिया और चौथा है डांडिया रास। गुजरात का डांडिया रास इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहू डांस? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप बिहू से प्रभावित है? ऑप्शन है सतरिया, मणिपुरी, कथक या कुचिपुड़ी। क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 22 है ये, ऑप्शन नंबर 22। तो हम सब जानते हैं बिहू नृत्य कहां से है? असम से, और असम से ही है
सतरिया, सतरिया विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला है डैश इज अ ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस परफॉर्म्ड मेनली बाय द वुमेन ऑफ झारखंड ड्यूरिंग द कल्टीवेशन सीजन। खेती के मौसम के दौरान मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन ए में है वीरा डांस, ऑप्शन बी में है वर्दी गांव डांस, ऑप्शन सी में है यक्षगान, या ऑप्शन डी में है झूमर। क्वेश्चन नंबर 23। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज झूमर। झूमर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांस फॉर्म्स ऑफ असम परफॉर्म्ड बाय द कुलीज पीपल हु वर्क इन द टी गार्डन्स ड्यूरिंग ऑटम। शरद ऋतु के दौरान कुलियों चाय बागानों में काम करने वाले लोग द्वारा किया जाने वाला असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ऑप्शंस है महासू, लंबाडी नृत्य, झूमर नृत्यक, या झूमर नृत्य, या फिर करगा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, सही उत्तर क्या होगा? अभी अभी बात हुई जो कल्टीवेशन के दौरान होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज झूमर नृत्य। अगला सवाल, विलासिनी नाट्यम एंड वीर नाट्यम आर डांसेस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो ध्यान रखेंगे, विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम का संबंध है आंध्र प्रदेश से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस फ्रॉम मणिपुर इज द ड्रम प्रोमिनेंटली यूज्ड एज द पार्ट ऑफ डांस मूवमेंट। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य आंदोलनों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है? कौन सा है वो डांस? सामने फोटोग्राफ भी लगी है, ज्यादातर में कोशिश की गई है कि साथ में फोटोग्राफ भी लगा दी जाए ताकि आप लोग पहचान जाए। लुईवत, फिजाक, थांगला, पुंग चोलोम या शिमलाम। राइट आंसर इज पुंग चोलोम, क्योंकि पुंग चोलोम का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ही क्या है? ड्रम की गर्जना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ घराना इन द कथक डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य रूप में घराना नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। अभी अभी आपको मैंने कथक के विभिन्न घरानों के नाम बताए थे। जयपुर, इलाहाबाद, बनारस और रायगढ़। अभी अभी मैंने आपको 4 घराने बताए थे, जयपुर, बनारस, रायगढ़ और साथ में लखनऊ, लेकिन नहीं है इलाहाबाद। इलाहाबाद इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28। ऑप्शन है धीमसा, कर्म या कर्मा, जमदा या पाइका। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ध्यान रखेंगे, धीमसा। दिस इज अ ट्राइबल डांस, दिस इज अ ट्राइबल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का एक जनजातीय नृत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स डेपिक्ट्स द एंग्विश ऑफ वुमेन हुज पार्टनर्स आर गोन फ्रॉम होम। नाम से पता चल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उन महिलाओं की पीड़ा को दर्शाता है जिनके साथी घर से चले जाते हैं? बिरहा। गतका, a traditional fighting style of the Nihang Sikh warriors used both for self-defense as well as sport, has originated from which of the following states of India? निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली गतका आत्मरक्षा के साथ साथ एक खेल दोनों के लिए उपयोग की जाती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई? सामने फोटो भी है और आपने ये डांस फॉर्म जरूर देखी होगी, जिसको क्या कहा जाता है? गतका कहा जाता है। ये पंजाब से है। बेसिकली गतका इज नॉट ओनली अ डांस फॉर्म, यू कैन से इट्स अ मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब। ये पंजाब की मार्शल आर्ट है। पंजाब के आनंदपुर में जब पूरे देश में होली का त्योहार मनाया जाता है तो उसी के बाद वहां पर होला मोहल्ला एक पर्व मनाया जाता है जहां पर यह मार्शल आर्ट होती है। अगला सवाल, मुडियेटू इज अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट।
मुडियेट्टू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, मणिपुर, केरल, झारखंड या असम? ध्यान रखेंगे, मुडियेट्टू इज ऑल्सो रिलेटेड टू केरला। अगला सवाल, एलेलाक राडी इज अ ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? एलेलाक राडी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? गोवा, केरला, राजस्थान या झारखंड? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केरला। वाग्य मुरली डांस एसोसिएटेड विद लॉर्ड खंडोबा ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भगवान खंडोबा से संबंधित वाग्य मुरली नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? ड्रेस देखकर ही पता चल गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र। राउत नाच इज परफॉर्म्ड बाय मोस्टली ट्राइबल्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इट? राउत नाच ज्यादातर भारत के एक राज्य के आदिवासियों द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? फोटो में आपको आंसर भी मिल गया होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज छत्तीसगढ़। अगला है, संगराई इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 35, संगराई किस राज्य का महत्वपूर्ण नृत्य है? बिहार, कर्नाटक, त्रिपुरा या गोवा? दिस इज रिलेटेड टू त्रिपुरा। Which of the following dance forms is performed by devotees during the ceremonial worship of Murugan, the Tamil god of war? युद्ध के तमिल देवता मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं, मइलाटोम, थेरुकुथु, कवाड़ी अट्टम या कुम्मी? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, और ध्यान रखेंगे, दैट इज कवादी अट्टम या कवाड़ी अट्टम इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मास्क्ड डांस ऑफ वेस्ट बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक मुखौटा नृत्य है? कवाड़ी, गिद्दा, गंभीरा या जवारा? ऑप्शन सी, गंभीरा इज द राइट आंसर। इसे मुखौटा नृत्य या मास्क डांस भी बोलते हैं, जो प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज डेडिकेटेड टू टेम्पल्स एंड वॉज अर्लियर नोन एज ए सादिर? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? उसी डांस की बात हो रही है जिसको हमने प्राचीनतम डांस बताया था। और ध्यान रखेंगे, क्लास शुरू होते ही मैंने आपको बताया था कि भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट डांस, और भरतनाट्यम को ही दासी अट्टम या देसी अट्टम या सादिर के नाम से जाना जाता था। ये टर्म और याद कर लेंगे आप। सादिर भी किसको कहा जाता था? भरतनाट्यम को ही कहा जाता था। विच इज द फर्स्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल डांस टू बी रिफैशन्ड एज अ थिएटर आर्ट एंड टू बी एक्सहिबिटेड वाइडली बोथ एट होम एंड अब्रॉड? भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नया रूप दिया गया है और जिसे देश और विदेश में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 39, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 39, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी या भरतनाट्यम? देश और विदेश में जिसको रिकॉग्निशन मिला है, दैट इज भरतनाट्यम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज एसोसिएटेड विद द वैष्णविज्म ऑफ मैताई पीपल? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैताई लोगों के वैष्णववाद से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, पहला है छऊ, दूसरा है सत्रिया, तीसरा है कुचिपुड़ी या चौथा है मणिपुरी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मणिपुरी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस टाइप्स बिलोंग टू नॉर्थन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार उत्तरी भारत से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मोहिनीअट्टम केरला? तो कथक इज द राइट आंसर। सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म? इनमें से कौन सा एक यूनेस्को मान्यता प्राप्त नृत्य है? तो मैंने अभी आपको बताया था, कालबेलिया नृत्य, जो कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्नेक चार्मर्स के द्वारा किया जाता है। अगला है उम्मत आत इज अ फोक डांस फॉर्म परफॉर्म्ड इन? उम्मत आत एक लोक नृत्य है जो इनमें से कहां पर किया जाता है? ऑप्शन है कसौली में, कुर्ग में, ईटानगर या गैंगटॉक? क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कुर्ग, जो कि कहां पर है? कर्नाटका में। अगला सवाल,
अ नट्टू वानर कंडक्ट्स अ डैश डांस रिसाइट। एक नट्टू वानर एक डैश नृत्य गायन आयोजित करता है। कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक या भरत नाट्यम। क्वेश्चन नंबर 44 है, परफॉर्मर का नाम पूछा है तो ध्यान रखेंगे दैट इज भरतनाट्यम। अगला सवाल, डैश इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय द्वीप का लोकप्रिय नृत्य इनमें से कौन सा है? लेशा, लापतू, आलूयाटू, लावा या मयोशाई। क्वेश्चन नंबर 45। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज लावा। डैश इज अ मास्क डांस पॉपुलर इन साउथ मालाबार। दक्षिणी मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। इनमें से कौन सा? धनगर, कुमट्टीकली, परिचकली या जेमाड़ा। क्वेश्चन नंबर 46। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दैट इज कुमत्तीकली। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस चीयर्स ऑन हेड्स विद लाइटेड दियाज आर परफॉर्म्ड बाय वुमेन। निम्नलिखित में से किस नृत्य में दियों के साथ सिर पर कुर्सियां महिलाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। पहला है धनगरी गज डांस, कोली डांस, तमाशा डांस या चरी डांस। दैट इज चरी डांस, उसे चरी डांस कहा जाता है। अगला सवाल, डैश इज अ डांस विच कंबाइंस स्पीच, माइम एंड प्योर डेन। डैश एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध डेन को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी दैट इज कुचिपुड़ी। अगला सवाल, द वीरा गसे डांस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द फोक डांसेस ऑफ द स्टेट ऑफ। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गसे नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 49। तो ध्यान रखेंगे दिस इज फेमस डांस ऑफ कर्नाटका। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुनाइट, आज के लिए आखिरी सवाल, राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। राठवानी घेर गुजरात की राठवानी घेर इज अ डांस परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ डैश बाय द राठवा ट्राइब ऑफ गुजरात। जन्माष्टमी, होली, मकर संक्रांति या दशहरा। तो ध्यान रखेंगे गुजरात की जो राठवानी घेर जनजाति है या जो राठवानी घेर डांस है उसे राठवा जनजाति के द्वारा गुजरात में होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये थे डांसेस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। कंटिन्यू रखेंगे, कल भी हम कुछ और डांसेस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बाकी कल की क्लास के बाद आपको इसकी स्टूडेंट कॉपी, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल रहेगा वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा, जहां से आप उसे रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा से। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सी यू टुमारो। धन्यवाद।